जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 2 के अंतर्गत संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लोकतंत्र में शासक एवं जनता मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप ही संविधान कहलाता है। संविधान नागरिकों के अधिकार एवं सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्माण करता है। बच्चों, हाल के दिनों में संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। नेल्सन मंडेला के कथनानुसार, मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको सम्मान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहा और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़े तो इस आदर्श के लिए नेल्सन मंडेला पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें व 7 अन्य नेताओं को 1964 में शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। उन्हें रोकबैन द्वीप में स्थित जेल में कैद रखा गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को हथियार और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाने एवं बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया एवं रंग भेद के आधार पर देश को बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है, अतः उन्हें अश्वेत कहा जाता है। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा व नीचा मानते थे एवं अपने ही देश में उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था एवं श्वेतों की कई शासकीय नीतियां भी दमनकारी थीं। यहाँ तक कि अश्वेतों को गोरों की बस्तियों में बसने का अधिकार नहीं था। अश्वेतों को परमिट होने पर ही श्वेतों के वहां आकर काम करने की अनुमति लेनी होती थी। इसके अलावा रेल, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, समुद्र तट, तरणताल एवं सार्वजनिक स्थानों में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम हुआ करते थे। अश्वेतों को अपने विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। सन 1950 में वहां अश्वेतों ने भारतीय मूल के लोगों, मजदूर संगठनों आदि अनेक संस्थाओं ने श्वेतों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ प्रमुख भूमिका निभाई। एक नए संविधान की ओर बढ़ते दक्षिण अफ्रीका के मजबूत दृढ़ संकल्पित कदम श्वेतों को जब एहसास हुआ कि अब संघर्ष और बढ़ते विरोध के विरुद्ध शासन व राज कायम नहीं रखा जा सकता, तो गोरी सरकार बदलाव के लिए तैयार हुई एवं भेदभाव वाले सभी नियम कानून वापस ले लिए गए एवं सभी सामाजिक पाबंदियों को उठा लिया गया एवं 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य को नया झंडा मिल गया एवं यह दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक देश बन गया। इस असाधारण बदलाव के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने स्वयं कहा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा करने लगे और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाइयों और विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में भी आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का मुख्य आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेताओं ने 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद और माना कि किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, हर समस्या का समाधान सभी की भागीदारी से निकाला जाएगा। तब भी नेल्सन मंडेला ने कहा
दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हमें एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी और क्रूर एवं दमनकारी इतिहास की ओर फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का एक घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। इस प्रकार संविधान से जनता व सरकार में विशेषाधिकार व विश्वास को सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार प्रशासन, संगठन व मानवीय अधिकारों को मान्यता। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं की चिंता थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोकतंत्र समेत अधिकार बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। 1931 में कराची में हुए एक अधिवेशन के प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई, आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता को अधिकार की रक्षा की बात कही। संविधान सभा, चुने गए प्रतिनिधियों की सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है। इसे संविधान सभा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा संविधान विशिष्ट प्रारूप में बनाया गया है, जहां किसी भी सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं किया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान मानने का प्रमुख कारण यह है कि संविधान सभा में देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोगों को लिया गया और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह से पवित्र और वैधता देता है। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की अनेक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। सभा में पेश 114 दिनों की गंभीर चर्चा के बाद प्रस्ताव में सम्मिलित हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया एवं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा गया। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, जैसा कि हम जानते हैं, यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही कहती है। आइए अब हम इस पर विस्तार से गौर करेंगे। संविधान के कुछ सपने और वायदे हैं। आपने हमसे कुछ भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1971 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था और कहा था, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे।
ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल से रह सकें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान सभा में निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की थी। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को स्पष्ट ढंग से लिखा था। संविधान बनाने में बलदेव सिंह, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लाहिड़ी इनका प्रमुख योगदान रहा है। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को ही मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना लंबे समय तक चलता रहा तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को संकट में डालेंगे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को याद करें। उन्होंने कहा था, वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें, यही हमारे लिए उचित होगा। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर एक जिम्मेदारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुख से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं है, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हम अक्सर किया करते हैं। और एक शपथ हम आज भी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। संभव यह है कि हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक हम लोगों की आंखों में आंसू हैं, कष्ट है, तब तक हमारा काम कभी खत्म नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। संविधान का दर्शन। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय संविधान के लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ ही करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लिखी है, जिसमें वह दर्शन शामिल है जिस पूरे संविधान का निर्माण
हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी मूल्य फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला और अच्छा या बुरा क्या है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा ही बसती है। जैसे कि संयुक्त राज्य के हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक भी करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। हमने अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम किया। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हुए हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हम अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले कि विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना करते हैं जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से सम्मान और संरक्षण मिले। सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता भी हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्र के समूहों में एक संप्रभु देश है और उसके तौर पर उचित स्थान प्राप्त करे। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। अब हम भारत की संविधान सभा में दिए गए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम भारत के लोग भारत को संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। समाजवादी होने का, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर ही होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम से कम हों। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। धर्मनिरपेक्ष, ये भारत के संविधान के कुछ मूल प्रारूप हैं और मुख्य बातें हैं जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। फिर है गणराज्य। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए, व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज या किसी खानदान का। फिर है इसमें आगे व्यवस्था। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह भी मानते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप ही चलती है। फिर हम इसमें करेंगे न्याय से संबंधित बात। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हमारे संविधान में समानता के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। फिर हम सभी लोगों को बंधुता के आधार पर रहना होगा। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। अब हम आगे संविधान की उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की
स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, आत्मनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है उसमें कुछ संस्थाओं का स्वरूप भी बताया गया है, जिसके अंतर्गत संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करता है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करता है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती रहती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस पवित्र, स्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को हम संविधान का संशोधन भी कहते हैं, यानी कि यदि हमें कुछ कानूनों में बदलाव करना होगा तो हमें संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया होगी, उसको हमें पूर्ण करना होगा। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इससे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करेगा कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर जोर डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर अगर हम प्रकाश डालें तो चर्चा पूर्ण तरह संपन्न होगी। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने ये अध्याय पढ़ा और इसके बारे में हमने आपको बताया, संविधान और संवैधानिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद। जय हिंद।